हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। इसमें हम लोग यूपी पीसीएस जो 2025 में होना है प्रीलिम्स एग्जाम, उसके लिए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं यूथ कंपटीशन की बुक से। तो इसी के क्रम में हम 2015 में जो कैंसिल हुआ था पेपर उसको भी देख रहे हैं। एक वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चंस के आसपास डिस्कस करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो 2 वीडियो ऑलरेडी हमने पब्लिक कर दी है, आज ये इसका तीसरा वीडियो है। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो स्टार्ट होगा हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चंस पूछे गए थे इन सेगमेंट्स में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, क्योंकि यहाँ केवल आपके काम की चीज़ें ही बताई जाती हैं। फालतू का कोई भी कंटेंट यहाँ आपको नहीं मिलेगा। जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बस वही पॉइंट्स यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए देख रहे हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। और इसके पहले के जो 2 वीडियोस हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। और अलग से हमने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इनहेंस्ड इन द एनवायरमेंट ड्यू टू। ठीक है, तो इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, तो हम लोग हालांकि हिंदी में ही देखते हैं। इंग्लिश में भी अगर किसी को आवश्यकता हो तो वो क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ऑप्शंस देखें कि पर्यावरण में जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसमें वृद्धि होती है किसके कारण? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या ऑक्सीजन के कारण, या फिर नन ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा अपना CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे जो मुख्य कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की ही गैसें हैं, यानी कि ये भी ग्रीन हाउस गैसें ही हैं। और ये सभी गैसें वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती हैं। यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे ग्रीन हाउस में ग्लास यानी शीशा अपने अंदर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता। इसे क्या कहते हैं? मतलब कि ये जो है ये ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है। पर्वत कह रहे हैं सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, अजैविक अवयव कह रहे हैं जीवाणु, और मतलब कि हरे पौधे कह रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र, और रेनफॉल कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो कह रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित है? तो आप देखिए ऑप्शन सी सही सुमेलित है। ग्रीन प्लांट्स जो है वो इकोसिस्टम से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन में देखिए तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसकी संकल्पना किसके द्वारा? तो एजी टांसले के द्वारा सर्वप्रथम 1935 में प्रस्तावित की गई थी। हरे पौधों को यदि पारिस्थितिकी तंत्र का आधार कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि इसमें जो अतिशयोक्ति लिखा है वो गलत लिखा है। इसका जो वर्तनी है वो आधा शाना होकर के पूरा सा होता है, अतिशयोक्ति। ठीक है, चलिए जीवाणु जो है ये कैसे घटक होते हैं? तो जो जीवाणु है ये जैविक घटक होते हैं, जबकि यहाँ क्या दिया था? अजैविक घटक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे हैं कि चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, यानी कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शंस प्लांट प्रिजर्वेशन, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, या फिर प्लांट ब्रीडिंग। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ये हो जाएगा हमारा जो चिपको आंदोलन है वो पादप संरक्षण यानी कि पेड़ बचाओ अभियान था एक तरह से। तो देखिए इसको कहाँ से शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया, ये सब सेपरेट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो जो चिपको आंदोलन है ये उस टाइम के उत्तर प्रदेश और वर्तमान के उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो उत्तराखंड है वो पहले अपने यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अभी तो वो अलग एक स्टेट ही बन गया है। और कब स्टार्ट हुआ था? तो 1973 में। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों के द्वारा वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए इस आंदोलन की जो स्टार्टिंग है वो हुई थी। और इस आंदोलन के प्रणेता बहुत बार पूछे जा चुके हैं, कौन थे? तो वो थे सुंदर लाल बहुगुणा जी। ठीक है, और इसका ध्येय वाक्य क्या था चिपको आंदोलन का? तो इसका ध्येय वाक्य था क्या है? जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ठीक है, तो ये भी हमसे हो सकता है पूछा जा सकता है कि मतलब वो कौन सा आंदोलन है जिसका ध्येय वाक्य ये था। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में देखिए कह रहे हैं कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस देखें,
ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, थार डेजर्ट या फिर बे ऑफ बंगाल। तो थार डेजर्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो सबको पता है। तो हमें इसका उत्तर देखना है, ये क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट। ठीक है, ऑप्शन बी। तो जो पश्चिमी घाट है कहाँ पे है, तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा दक्षिण भारत वाला रीजन है, यहाँ पे ये जो आपको रीजन दिख रहा है ना समुद्र के तट के मतलब बगल में, यही है हमारा वेस्टर्न घाट। इधर साइड जो है आपको ईस्टर्न घाट मिलता है। तो इसी वेस्टर्न घाट की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि पश्चिमी घाट संरचना की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई है। यह ताप्ती की मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी अंतरीप तक टोटल 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है। तो यहाँ से लेकर के मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो लंबाई है, ये आप देखे रहिए कि 1600 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई इस वजह से देखे रहिए क्योंकि कई बार जो है ना हमसे चीज़ों की जो लंबाई है वो पूछ लेते हैं। आगे देखिए, ये भारत में जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी मतलब उन्नत है, यानी कि संतृप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्वी हिमालय भी जैव विविधता का ही क्षेत्र माना जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि जैव विविधता के कम होने का कारण क्या है। ऑप्शंस, हैबिटेट पॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पेसीज या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो क्या कह रहे हैं कि जैव विविधता कम होने का मुख्य कारण क्या है। यदि आप देखेंगे ना तो ये सारे के सारे जो कारण हैं वो मतलब विविधता के कम होने के लिए मतलब कि प्रभावी है। लेकिन हमसे कह रहे हैं कि मुख्य कारण क्या है। जब भी आपको मुख्य कारण पूछा जाए ना तो आपको ध्यान देना है कि सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि ऐसा कौन सा कारक है जिसमें अन्य कारक भी समाहित हो जाएं। तो आप देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है जैव विविधता के कमी होने का वो है हमारा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी कि आवासीय विनाश। ठीक है, क्योंकि ये सबके सब हैं, सही हैं, ऐसा नहीं कि ये रॉन्ग है, लेकिन हमसे सबसे सही पूछा जा रहा है और उसका हो जाएगा डी वाला। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन और नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज इज द बेस्ट इन कीपिंग एनवायरमेंट क्लीन। कुल मिलाकर के कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है, ये आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शंस देखें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्या ऐसा है, बिल्कुल नहीं। वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन या फिर सौर सेल। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सोलर सेल्स, यानी कि सौर सेल। ठीक है, तो नाभिकीय ऊर्जा में विकिरण आदि के जो खतरे हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सौर ऊर्जा है इसका प्रयोग पूर्णतः स्वच्छ और मतलब स्वच्छ एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाला है। ठीक है, अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक साइड नेशनल पार्क दिया हुआ है, एक साइड स्टेट दिया हुआ है, तो इसको जरूर देख लीजिए। अभी वर्तमान में 106 के आसपास जो है आपको नेशनल पार्क मिल जाएंगे हमारे यहाँ, और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा बनता ही है। आपने देखा होगा उस दिन RO का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, इसके पहले का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो ये एक नंबर दिला के ही जाने वाला क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। नेशनल पार्क हो गया, जैव विविधता क्षेत्र हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कौन सा हम लोग मैच करें, जो आपको एकदम कंफर्म हो वही सबसे पहले मैच करना चाहिए। और हमें सबसे पहले जो है कौन सा दिख रहा है, ये है बांदीपुर। और अगर आप देखें कि जो बांदीपुर है ये कहाँ का है, कर्नाटक का है, और ऑप्शन हमारे सामने रहना चाहिए, तभी तो हम लोग मैच करेंगे। तो देखिए, बांदीपुर कर्नाटक का है, तो डी का 4 कहीं पे दिया है। देखिए 2 जगह दिख रहा है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, सरिस्का तो राजस्थान का ही है, तो सी का 3 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। केवल एक जगह सी का 3 दिया है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उत्तर इसका भी हो जाएगा। फिर पापी कोंडा देखिए कहाँ का है, तो जितने भी कोंडा हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे, या तो तेलंगाना या तो आंध्रा में। ठीक है, और डाचीग्राम कहाँ का है, ये है जम्मू कश्मीर का। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, और इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, क्योंकि हम लोग वहाँ देख के ही आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जैव विविधता का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग या फिर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर डी हो जाएगा, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। ठीक है, तो किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जो जीव जंतु और पादप हैं, इनकी बहुलता को क्या कहते हैं, तो इसकी बहुलता को कहते हैं जैव विविधता।
पारिस्थितिकी तंत्र के निर्वहन का आधारभूत कारण क्या है? तो जैव विविधता ही है। जैव विविधता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किनके द्वारा किया गया था? तो ये वॉल्टर जी रोजन ने कब किया था? 1985 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत खिसा पिटा सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा, ये हो जाएगा लाइकेन। ठीक है, तो जो लाइकेन है इसको जाने रहिए कि ये थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। ये कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर के बनती है। ठीक है, लाइकेन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था? तो एक ग्रीक दार्शनिक थे थियोफ्रेस्टस। ठीक है, इनके द्वारा लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। जो लाइकेन है ये वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, और यहाँ मतलब जहाँ पर भी आप देखेंगे कि वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे लाइकेन्स नहीं उगते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि वो कौन है जिनके मतलब कि जिन दोनों के मध्य सहजीवी संबंध पाया जाता है, तो वो यही लाइकेन ही है, जिसमें आप देखेंगे कवक और शैवाल के मध्य सहजीवन पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए यूपी स्पेशल से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हें देख लेते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो ये हो जाएंगे अतुल गुप्ता जी, और जाहिर सी बात है कि ये उस टाइम के करंट अफेयर की बात रही होगी तभी पूछा गया होगा। चलिए कह रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडिया सेकेंड फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी इज प्रपोज टू बी एस्टैब्लिश्ड, यानी कि भारत का दूसरा जो फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो ये उस टाइम का क्वेश्चन रहा होगा, उस टाइम पे जो है करंट अफेयर का मसला रहा होगा, इस वजह से पूछा गया था। हालांकि चूंकि ये दूसरा था भारत का, तो इस वजह से आप इसको याद रख सकते हैं स्टैटिक जीके के रूप में कि रामपुर जो कि अपने यूपी का है, वहाँ पे भारत देश का दूसरा फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी जो है वो स्थापित करने की बात हुई। ठीक है, चलिए अगले और हाँ देखिए पहला कहाँ है, तो ये भी जाने रहिए, हो सकता है पहले को पूछ लें कि ये पहला वाला कहाँ है, तो ये गुजरात के गांधीनगर में है। अब देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस आप एक बार बस देखे रहिए कि करंट अफेयर से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। बाकी आपको पता ही है करंट अफेयर तो हमेशा नया नया ही रहता है। तो देखिए कैसा क्वेश्चन बना हुआ है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? तो ये जाने रहिए कि कोलगेट स्कैम केस में। ठीक है, चलिए एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है, तो ये देख लीजिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यूएसए की। ठीक है, तो एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है यूएस यानी अमेरिका की। तो एशिया की धुरी अथवा पिवोट टू एशिया पॉलिसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एशियाई रणनीति का आधार है। इसमें चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को संतुलित करने के लिए जापान, भारत आदि देशों की महत्वपूर्ण भूमिका आपको देखने को मिल जाती है। चलिए अगला देखिए, तो उस टाइम सितंबर 2014 का क्वेश्चन है कि भारत यात्रा के दौरान चाइना के राष्ट्रपति पहले कहाँ गए थे? तो जाने रहिए क्या करेंगे जान करके बस देख लीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि अगर जब हमारा एग्ज़ाम है तो उसके पिछले 1 साल या 1.5 साल के भीतर कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन हमारे देश की यात्रा किए हैं और वो कोई ऐसी जगह पे घूमने पे गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रही हो, तब फिर उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसको 49वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2014 में राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया? तो अभी जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो 58वां या 59वां था, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ था तो आप लोगों ने उसे देखा ही होगा। गुजराल को मिला है और स्वामी जी जो हैं उनको मिला हुआ है, स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज है ना, तो उन दोनों लोगों को मिला हुआ है। शॉर्ट्स बनाया हुआ है मैंने, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो ये जब का है वो था केदारनाथ सिंह जी, और अभी का आप जा करके ज़रूर देखें क्योंकि इस पे कि जो हमारे लिए काम का होता है वो यही होता है कि हाल ही में किसको दिया गया है। तो जब भी आप कि एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस टाइम पे सब कुछ नया हो जाता है लगभग, इसलिए हम लोग करंट अफेयर में जो एक्सप्लेनेशन दी है वो नहीं देख रहे हैं, बस क्वेश्चंस देखे रहिए ताकि करंट अफेयर जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको आइडिया रहे कि हाँ ये इस तरह के करंट अफेयर्स हमसे पूछे जाते हैं और आपका जो माइंड है वो क्लिक करे उस तरह की बातों को लेकर के। ठीक है, यहाँ देखिए
कह रहे हैं फरवरी 2015 में जारी किए गए वीडियो के अनुसार आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने एक अपहृत वायुयान चालक को जिंदा जला दिया था। ये कहाँ से संबंधित था? तो इस तरह की घटनाएं तो जरूर नज़र में रहनी चाहिए। ये संबंधित थे जॉर्डन से, ठीक है। कह रहे हैं 18वां जो दक्षेस यानी सार्क सम्मेलन है ये मतलब कहाँ हुआ था? 2014 में। तो ये हो जाएगा काठमांडू में। तो अभी जो भी आसियान है, सार्क है, नाटो है, या फिर मतलब जो भी फेमस संगठन है उनके द्वारा अगर कहीं पर भी सम्मेलन वगैरह किया गया है तो फिर वो हमारे काम की चीज़ हो जाती है, हमसे उससे संबंधित चीज़ें पूछ लिया जाता है। तो इसको ध्यान से देखे रहिए, कोई आज नई बात नहीं है, हमेशा से ही पूछा जाता रहा है। फिर कह रहे हैं कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2014 में ओलावृष्टि से सर्वाधिक मतलब दुष्प्रभावित हुआ था? तो उस टाइम पे कौन था? तो ये अपना महाराष्ट्र था, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में समाचार में चर्चित पत्रिका चार्ली एब्दो प्रकाशित होती है कहाँ से? तो ये फ्रांस से, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं सलमान रुश्दी का हाल 2015 का उपन्यास, यानी कि सलमान रुश्दी तो वैसे भी फेमस हैं, उनसे क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो सलमान रुश्दी का उस टाइम पे जो उपन्यास रहा होगा वो पूछा गया था, और वो कौन था? वो था 2 years 8 months and 28 nights, ठीक है। तो ये उस टाइम पे इनके द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे देखिए। और हाँ, जब भी आपको ये मतलब बहुत ही फेमस राइटर हैं, इनका कोई सा भी नया उपन्यास हो, कुछ भी हो, तो आप इसको ज़रूर नज़र में रखें, इनसे क्वेश्चन बनते ही रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के 69वें सत्र में न्यूयॉर्क में हिंदी में उद्बोधन किया था। कब किया था ये आपको बताना है। तो 27 सितंबर 2014 को, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने चीन को चेतावनी दी है कि वह वियतनाम और फिलीपींस जैसे छोटे देशों को सागर संबंधी मुद्दों पर धमकी न दे? तो जाहिर सी बात है कि यूएस से ही कोई होगा। तो देखिए बराक ओबामा जी थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2014 दिया गया था? तो जो भी उस टाइम पे था यहाँ पे वो पूछा गया है। वर्तमान में जो अभी आया है वो आप देख सकते हैं हिंदी भाषा में किसको दिया गया है। तो उस टाइम पे जो था वो थे रमेश चंद्र शाह। ये हमारे काम का नहीं, लेकिन हाँ अभी किनको दिया जा रहा है वो ज़रूर काम के हैं, ठीक है। अब बस ये जाने रहिए कि जब भी अगर आप ईमानदारी से इसका फ़ायदा लेना चाह रहे हैं तो आप बस पॉइंट्स नोट कीजिए। क्या नोट कीजिए कि मतलब 2014 में पूछा गया था साहित्य में कौन सा अवार्ड? साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। तो अब आप बस इतना लिखिए कि साहित्य अकादमी अवार्ड, उसके बाद 2025 या 2024, 2025 का जो है लिखिए, 2024 का क्यों पूछा जाएगा। तो अभी जिसको मिला है वो फटाक से लिख लीजिए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। हालांकि मुझे पता है करंट अफेयर में आप लोगों ने ये सब लिख ही लिया होगा, लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपने नहीं लिखा है और आपको नया दिखता है कि करंट अफेयर में इस तरह का पॉइंट पूछा गया था, तो उसको नोट करिए और फटाक से जाके गूगल कीजिए। गूगल से वो आपको डाटा मिल जाएगा और उसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं वहाँ से आप उसको तुरंत लिख के रख लीजिए, ठीक है। और ये देखिए उस टाइम की बात थी कि सीरिया में गृह युद्ध में जो रासायनिक शस्त्र के रूप में उपयोग किया गया था वो क्या था? वो था सरीन गैस, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए कह रहे हैं कि फीफा कप 2014 मतलब कहाँ खेले गए थे? अभी आपने अगर ध्यान दिया होगा तो 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उनका कहाँ पे आयोजन किया जाना है वो पूछा गया था हमारे यूपीपीसीएस उसमें आरओ के एग्ज़ाम में। तो ये जो आयोजन है खेलों का ना, ये हमसे पूछते रहे हैं पहले भी और अभी भी। तो देखिए फीफा विश्व कप 2014 कहाँ खेला गया था? ये खेला गया था ब्राज़ील में। अभी देख सकते हैं आप कि 2000 अभी जो होने वाला है वो कब और कहाँ खेला जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यूएस ने 4 देशों को ड्रोन बेचने की स्वीकृति दी है। उनमें से कौन उस देश में शामिल नहीं है? तो आप देखिए इसमें सिंगापुर शामिल नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारे लिए काम की चीज़ नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अग्नि 5 मिसाइल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये मिसाइल्स वगैरह से ना क्वेश्चंस हमेशा भी बनते रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस कभी पुराने नहीं होते हैं दरअसल। तो ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि कौन सा सही नहीं है। उत्तर डी हो जाएगा कि ये पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, जबकि सही हकीकत क्या है कि हाँ सच में ये पूर्णतः स्वदेशी है। और इसके बारे में जान लीजिए क्योंकि ये मतलब कि काम की चीज़ है। तो इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है और ये दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगी, ठीक है। ये सारे पॉइंट सही हैं और ये भैया पूरी तरह से स्वदेशी है। चलिए
अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 2015 के लिए किसे दक्षिण यानी सार्क क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चयनित किया गया था। आपने देखा होगा जो 2024 में 11 फरवरी को आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था जो वाराणसी है ना, उसको कौन जो है अपनी कल्चरल राजधानी के रूप में घोषित किया है। तो क्वेश्चन देखिए, पहले भी पूछा जा रहा था, आज भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जब का क्वेश्चन है उस टाइम की यदि बात करें तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा, कुछ गलत हो रहा है क्या, एक सेकेंड, हाँ, सार्क ने अपनी जो है राजधानी, ये बामियान जो है कहाँ गया, बामियान को इसने अपनी राजधानी घोषित किया था। और ये बामियान कहाँ है, ये अफगानिस्तान में है, ठीक है। यहाँ पे वही भगवान बुद्ध की मूर्ति है जो कि टूटी हुई अवस्था में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सांसद आदर्श ग्राम योजना से संकेत लेकर विधायक आदर्श ग्राम योजना स्टार्ट की। 2024 या 2023 वाले एग्जाम में मतलब कि पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया था, ये सांसद आदर्श ग्राम योजना कब की है, मतलब किस ईयर की है। तो 2014 की थी मेरे ख्याल से। तो इसका उत्तर जाने रहिए, इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। ये देख लीजिए दिया है यहाँ पे 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट की गई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो अगर जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन रिवाइज किया होता उनसे ये वाला क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2008 की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियों की संख्या है तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15, ठीक है। और हाँ, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये हमारे लिए काम का पॉइंट है, ध्यान से देख लीजिए। 7 अप्रैल को आयोजित किया जाता है, ठीक है। क्या हुआ था इस दिन, तो वही WHO की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत ने अपने मंगल ग्रह ऑर्बिटर मिशन को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। अगर आपने देखा होगा तो आरओ 2024 में जो हुआ था, जिसका री एग्जाम भी हो गया, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि कब, मतलब कि जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है जिसको मोम कहा जाता है, उसका प्रक्षेपण कब किया गया था, तारीख दे करके उसमें लिखा हुआ था। तो ध्यान से देखिए 5 नवंबर 2013 को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया 2024 में पूछा ही जा चुका है आरओ में ही, तो क्या पता पीसीएस भी पूछ ले, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भले ही उस टाइम ये मतलब कि करंट अफेयर का मसला था, लेकिन अब ये स्टैटिक जीके बन चुका है। तो मंगलयान जो है ये भारत का पहला मंगल अभियान है और इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा के लिए उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया और ये 24 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश भी कर गया था, ठीक है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित झीलों में से किसका अचानक प्रस्फोट जून 2013 में मंदाकिनी नदी की त्वरित बाढ़ के प्रमुख कारणों में से एक कारक था, तो ये था चोराबाली झील, ठीक है। और ये चोराबाली झील जो है यहाँ पे आप देख लीजिए कब की ये घटना है, तो ये 2013 की घटना है। मंदाकिनी नदी की त्वरित बाढ़ के प्रमुख कारणों में से एक कारण ये माना गया था। मिसलेनियस, तो मिसलेनियस के भी क्वेश्चंस बनते ही रहे हैं। हालांकि आप देखेंगे कि 2024 जो 22 दिसंबर को पेपर हुआ था उसमें मिसलेनियस से क्वेश्चन बहुत कम बने थे, लेकिन बन जाते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे, ठीक है, सदस्य की बात कर रहे हैं। ऑप्शन देखिए, देवगौड़ा के मतलब आई के गुजराल, चंद्रशेखर या मनमोहन सिंह, क्या हो जाएंगे, चंद्रशेखर, ठीक है। तो इनका जो है टाइम पीरियड देख लीजिए, 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक था। और चंद्रशेखर जो है वो भारत के निचले सदन अर्थात लोकसभा से सदस्य थे और उन्होंने यहाँ समाजवादी जनता पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जो थी ना उसका नेतृत्व किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 135, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन पहले जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। तो ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो PA संगमा जी थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे और अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। हो जाएगा हमारा उत्तर बी यानी 25 जनवरी को। 25 जनवरी को और क्या मनाया जाता है मुझे कमेंट करके बताइए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो औद्योगिक वित्त के आगे सिडबी लिखा है। सामाजिक सुरक्षा उपाय तो भारत निर्माण, रूरल क्रेडिट यानी कि नाबार्ड, ग्रामीण रोजगार ये हो जाएगा SJSRY। तो बताइए कौन सा गलत है। यही डी वाला ही गलत है, बाकी सब तो ठीक ही है, ठीक है, डी रॉन्ग है। तो जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है जिसे SJSRY नाम से जानते हैं, ये योजना
केंद्र सरकार के द्वारा 1 दिसंबर 1997 से जो है वो स्टार्ट की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो स्कीम्स हमेशा से ही पूछी जाती रही हैं, इसमें भी पूछी गई हैं। कह रहे हैं कि जनश्री बीमा योजना 2000 की है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, मनरेगा 2003। तो साफ साफ यही कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के देखो मैं ही गलत हूँ, आगे मत जाओ, तो यही गलत है। आम आदमी बीमा ये तो भैया 2007 का है, बाकी सब ठीक है, तीसरा वाला ही गलत है। ध्यान से देख लीजिए कि मनरेगा जो है यानी कि महात्मा गांधी नरेगा संबंधी विधेयक 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ। 2 फरवरी 2006 को इस योजना का प्रारंभ हुआ और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो कब किया गया था ये नाम चेंज करके, ये किया गया था 2009 में। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित आयु समूहों में कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते रहे हैं। तो ये हो जाएगा अपना 6 से 14 वर्ष के बच्चे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि ये जो सर्व शिक्षा अभियान है इसका संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2001 से किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किसका हिस्सा है वो आप बताइए। ये हो जाएगा भारत निर्माण का। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यमजी नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में कौन से स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। तो मनरेगा के बारे में क्वेश्चन बन रहा है कि ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, श्रमिकों की सौदेबाजी में कमी और शहरों की तरफ प्रवास में कमी। सभी तो एकदम साफ साफ लग रहे हैं कि हाँ हम सब सही हैं, लेकिन आप देखिए दूसरा वाला गलत है। कह रहे हैं कि श्रमिकों की सौदेबाजी में कमी आई है, सौदेबाजी की शक्ति में कमी। तो बिल्कुल भी नहीं, श्रमिकों की सौदेबाजी की जो शक्ति है ये बढ़ गई है। जानते हैं क्यों बढ़ गई है? अब जैसे पहले क्या था, कोई काम नहीं है तो मजदूरी चाहे जैसे आप करवाओ, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है क्योंकि पेट पालना है। अब जाओ तुम काम दो या ना तो, हमारे पास ऑलरेडी अपना काम है, हम कर लेंगे। तो जो मनरेगा है ना, इसने मजदूरों की क्रय शक्ति जो है वो मतलब सौदेबाजी करने की जो शक्ति है वो बढ़ा दी है। ठीक है, अगर उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आपका काम ठीक लगता है तो करेंगे, नहीं ठीक लगता है तो नहीं करेंगे। चलिए उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3 यानी ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और कह रहे हैं 102वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था मुंबई में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और इसमें कह रहे हैं कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, W.C. स्मिथ और कह रहे हैं द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पुस्तक और लेखक है कुल मिलाकर के। खालिद बी सईद, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव ए फेज। पीटर हार्डी, खिलाफत टू पार्टीशन, और मोइन शकीर ये मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, इसके लेखक हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला ही गलत है, सॉरी बी वाला ही सही है। अगला देखिए हाली पद्धति। तो ये हाली पद्धति बहुत पूछी जाती है, किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा बंधुआ मजदूरी से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 सूचियां दी गई हैं और इसको मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है मिनरल। तो मिनरल देखिए कैसा है, ये समाप्त होने योग्य है, आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाएगा। सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी तो आज समाप्त होने वाले ही है, मतलब कि कभी नहीं समाप्त होगा ये, कम से कम जब तक सूर्य है तब तक तो बिल्कुल नहीं समाप्त होगा। बायोगैस में देखिए मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। फिर आता है वन अपरोपण, इससे हो जाएगा रेनफॉल। ठीक है, तो अगर आप इसको मैच करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, 4, 2, 1 और उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये मिल जाएगा आपको इंग्लैंड में। नाम क्या है इसका, क्यू। ठीक है, 300 एकड़ के क्षेत्रफल में है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, तो इन लोगों का मोस्ट फेवरेट है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं ना। तो आगे देखिए 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन दिवस 2020 की थीम क्या थी, जीवन के लिए ओजोन पर। आपको पता है कि जब जा रहे लगे एग्जाम देने तब देख के जाएं। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ध्यान से देख लीजिए किससे है, ओजोन परत संरक्षण से है।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं एड्रियाटिक सागर की रानी रोम को कहते हैं। फिर कह रहे हैं लॉरेन जो कोयला क्षेत्र है ये फ्रांस में है, तो ये एकदम ठीक है। तीसरा, वेस्ट मिडलैंड्स ये बर्मिंघम को कहते हैं, ठीक है। टूला ये आप रूस में है, ये ठीक है, लेकिन पहला वाला ही गलत है, ठीक है। एड्रियाटिक सागर की रानी रोम को नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं? तो इसको मतलब इटली में जो वेनिस शहर है इसको कहते हैं एड्रियाटिक सागर की रानी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, कि निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? ऑप्शंस देखें, ऑस्ट्रेलाइड, काकेशाइड, मंगोलाइड या निग्रोइड। तो क्या हो जाएगा? मंगोलाइड, ठीक है। तो उत्तर अमेरिका के जो मूल निवासी हैं वो अमेरिकी इंडियन उत्तर और दक्षिण अमेरिका के प्राचीनतम हैं। ये मंगोलाइड प्रजाति की एक शाखा माने जाते हैं और अन्य शास्त्रियों का अनुमान है कि वे इस भूखंड पर 20,000 साल से 15,000 साल पहले आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें? निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहते हैं? ऑप्शन देखो, फिलीपींस, जापान, ताइवान या कोरिया। तो ऑफकोर्स ये हो जाएगा अपना कौन सा? तो कोरिया हो जाएगा ना, ये है कोरिया। कौन सा कोरिया? साउथ या नॉर्थ? जाहिर सी बात है साउथ कोरिया हो जाएगा, ठीक है। तो साउथ कोरिया नामक देश को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है और ये कोरिया जो है ये आप देखें तो सुदूर पूर्व का अंग माना जाता है। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है ना वो है सियोल। तो जो कोरियन ड्रामा देखते होंगे उनको पता होगा, उसमें बहुत सियोल सियोल होता रहता है, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम क्या है? ये है सियोल। तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे। 150 क्वेश्चन एंड 150 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 150 क्वेश्चन हमने 3 वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि इस मतलब कि राष्ट्र और उनकी राजधानियां भी हमारे सिलेबस में पूछा जाता है। इसमें नहीं पूछा गया 2015 वाले में, लेकिन पूछा खूब जाता है, ठीक है। तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और डेली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। इसके लिए आप ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।